20 में से कम 10 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, वरना तो जेआरएफ नहीं हो पाएगा, है ना? क्योंकि जो एचआरएम, ओबी और ये इजी तो होते हैं, लेकिन फिर इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी डीप में आते हैं मैनेजमेंट सब्जेक्ट में। तो बच्चों, आज मेरे साथ हैं एक बहुत ही खास गेस्ट कह लीजिए, स्टूडेंट कह लीजिए। इनका नाम है कोमल और इन्होंने यूजीसी नेट 2024 का एग्जाम जो है जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए क्वालिफाई किया है 99.54 परसेंटाइल के साथ। तो वेलकम कोमल, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, और तो गुड नून। वेरी गुड नून। अब ये बताओ कि जेआरएफ निकाला है आपने, जब रिजल्ट अपना चेक किया और उसमें लिखे आया क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, कैसा लगा आपको उस समय? एकदम मतलब सोचा नहीं था। नेट का तो मुझे कंफर्म था कि हो जाएगा, और जेआरएफ का ऐसे थोड़ा था कि शायद हो ना हो। तो मैं एकदम ऐसे रिजल्ट देखा, और सबसे पहले मैंने तो कोई डिटेल्स वगैरह नहीं देखी, और सीधा फिर रिजल्ट के ऊपर ही मैंने देखा तो जेआरएफ एंड लिखा है, तो मैंने मम्मी को सबसे पहले चिल्लाई, मम्मी रिजल्ट आ गया। एंड शी वाज लाइक क्या रहा? तो उनको ऐसे तो पता था कि नेट हो जाएगा, और वो नेट में भी काफी खुश थे पेरेंट्स की भाई फर्स्ट अटेम्प्ट था, और जो डेडिकेटेड हम बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। और मैंने बोला, उन्होंने बोला अच्छा नेट हो गया, मैंने बोला नहीं नहीं जेआरएफ हो गया, एंड सी हग्ड मी। तो वेरी स्पेशल मोमेंट था वो, काफी मतलब ऐसे खुश थे। और मम्मी तो वहां पे बैठ के रोने ही लग गई। तो काफी उस टाइम तो एक दो घंटे ऐसे थी कि वो इमोशंस शॉक कर रहे थे। तो था ऐसे कि, और काफी अच्छा लगता है कि इतनी मेहनत की, और फिर जो जब जब आपका हार्ड वर्क पे ऑफ हो जाता है तो एकदम अच्छा तो बहुत लगता है। और इवन जैसे मेरे दादाजी भी हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा खुश थे। उनको कुछ ऐसे पता नहीं होता कि क्या है, रिटायर्ड टीचर है वो, ज्यादा कुछ नहीं पता कि क्या होता है, क्योंकि आजकल जो नॉर्मल जो बैंकिंग वगैरह, एसएससी वगैरह, इन चीजों का पता होता है सभी को। लेकिन उनको मैंने ऐसे बताया तो वो अपने आप हंसे जा रहे थे, बहुत खुश थे वो। तो एक दो घंटे जो थे काफी मतलब ऐसे रहा। तो थोड़ा बताओ अपने फैमिली के बारे में, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, एमबीए कहाँ से हाँ, करा? तो सर मैं वैसे भिवानी से बिलोंग करती हूँ, नॉर्मल फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। और एमबीए मैंने हिसार से किया था, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से। अभी दिसंबर में मेरा कंप्लीट हुआ है, एचआर मेरी स्पेशलाइजेशन है। और ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी की है राजस्थान से, पीसीएम में। तो ये मेरा फील्ड चेंज हो गया था, तभी थोड़ी मेरे को मुश्किल भी लगी वो। आता है कि आपको समझ नहीं आता जब आपकी फील्ड चेंज होती है, जैसे साइंस से कॉमर्स बैकग्राउंड की तरफ आना। नॉर्मल फैमिली है सर, फार्मर फैमिली है मेरी। मम्मी पापा, दादाजी दादी जी, छोटा भाई है, बस यही है। तो एमबीए एचआर और इससे पहले पीसीएम से आपने ग्रेजुएशन करा, ये कैसे कॉम्बिनेशन बनाया आपने? सर जब मैं अपनी फाइनल ईयर में थी बीएससी में, तो मुझे पता चला, जैसे जैसे थोड़ी वगैरह रिसर्च वगैरह किया, जैसे अपन को पता चलता है, तो मुझे पता चला अच्छा ये भी एमबीए होता है, वो इसमें ये स्कोप होता है। मेरा इंटरेस्ट उसमें बनने लग गया बिजनेस स्टडीज में। तो मैंने सोचा मेरे को एमबीए करनी चाहिए, इसमें स्कोप भी आगे अच्छे हैं, क्योंकि साइंस तो भाई इतने साल से पढ़ रहे हैं, थोड़ा चेंजमेंट लाना चाहिए। और मेरे पापा ऐसे बोलते हैं भाई जो भी फील्ड हो, अगर मेहनत अपनी 100% दो तो किसी भी फील्ड में, हर फील्ड में स्कोप होते हैं, उनका ये मानना है। तो वो मेरे उन्होंने मेरे को काफी सपोर्ट किया। उन्होंने कभी ऐसे नहीं बोला कि मेरी मेरी जो मैं चाहता हूँ या जो फैमिली चाहती है वो परस्यू कर दूं। उन्होंने बस ठीक है, मैंने अगर बोला मैंने बीएससी करनी है, तो उन्होंने बोला ठीक है कर ले। एमबीए करनी है, तो उन्होंने मुझसे बस एक क्वेश्चन पूछा था, अच्छा कर लेगी? मैंने बोला यस मैं कर लूंगी, तो उन्होंने बोला ठीक है कर ले। तो वो ऐसे हैं, वो काफी ऐसे है कि वो तू रिस्क लो, वो अपनी ऐसे बोलते हैं कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे गलती ही करो। उनकी ये सोच है, तो भी कुछ सीख जाओगे तुम लोग। बहुत सही, बहुत अच्छी सोच भी है और ये बड़ा मोटिवेट भी करती है बच्चों को, ऐसी सोच। हाँ, तो मैं ये बताऊं सर, जैसे अपना एग्जाम कैंसिल हो गया था, तो उस टाइम 18 जून को एग्जाम था, और 19 जून को मैं अपने पापा के साथ बैठ के ऐसे बातें कर रही थी। तो वो नोटिफिकेशन वगैरह आया कि एग्जाम कैंसिल हो गया, और मैंने वो जैसे देखा खोल के, वो एग्जाम कैंसिल हो गया। उन्होंने बोला क्या हुआ बेटा? मैंने बोला पापा मेरा तो एग्जाम कैंसिल हो गया। तो उन्होंने बोला अरे कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उनके यही वर्ड्स थे, यही लाइन थी जो सबसे पहले उनकी लाइन थी।
और अभी जो रिजल्ट आया मैंने उनको बताया, मम्मी ने बताया कि लड़की का जेआरएफ हो गया। तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और बोले, मैंने बोला था ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो मतलब काफी ऐसे इंसान है, एकदम ऑप्टिमिस्टिक टाइप हम बोल सकते हैं उनको। बहुत अच्छा। अब मेरे को ये हाँ। बताओ, ज्यादातर स्टूडेंट्स जब अपना एमबीए करते हैं तो उनके मन में होता है कि एमबीए करके या तो कहीं जॉब करेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, या हाँ जी अगर सर। बिजनेस का अपॉर्चुनिटी है तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे। काफी कम स्टूडेंट्स हैं जो नेट और जेआरएफ की तरफ आगे बढ़ते हैं, रिसर्च की तरफ आगे बढ़ते हैं एमबीए करने के बाद। हाँ जी सर। तो आपका क्या रीजन था नेट और जेआरएफ की तरफ जाने का? इसका रीजन ये था सर, जब मैं एमबीए फर्स्ट ईयर में थी, तब मेरे को नेट जेआरएफ के बारे में पता चला था कि अच्छा अच्छा ऐसे एग्जाम होता है। आई मतलब मेरे को पता चला कि अच्छा अच्छा इसमें रिसर्च करनी होती है। तो मेरा इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होता गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भी इस फील्ड में किया जाए। कोई अपना जो भी स्टीरियोटाइप्स हैं कि भाई जॉब कर लो उसके बाद ये वगैरह कर लो, तो इनको भी क्यों ना मतलब थोड़ा इनसे अलग हटके चला जाए। ये तो भाई सभी करते हैं, मैंने ये सोचा। और बिजनेस में भी काफी मतलब अगर रिसर्च की जाए तो हमारे कंट्री को काफी जरूरत भी है इन चीजों की, क्योंकि बहुत जैसे फॉरेन वगैरह है, अब्रोड है, उनमें तो काफी खर्चा भी होता है रिसर्च पे। और हमारे कंट्री में तो इतना नहीं होता। जैसे लिख तो रखा है एजुकेशन पॉलिसी में 6% दे दो इकोनॉमी का, बट उतना होता नहीं है। तो काफी मतलब है जरूरत बच्चों को इस फील्ड की तरफ जाने के लिए। और रिसर्च के बिना तो मेरा ये मानना है सर कि रिसर्च के बिना तो अ, हम डेवलपिंग में ही रहेंगे। डेवलप्ड शायद हमको आने में काफी साल लग जाएंगे। रिसर्च मतलब बेसिक चीज है। और मेरे तो दोनों इंटरेस्ट फिर साथ साथ हो गए, बिजनेस स्टडीज और रिसर्च। तो मैं तो काफी खुश हूँ, मेरे को ये नोबल प्रोफेशन लगता है कि भाई मेरे को हाँ ये करना है। तो ये मेरा रीजन था सर। अच्छा, अब ये बताओ, जब आपने डिसाइड कर लिया कि अब नेट का तैयारी करना है और जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर का तैयारी करना है, फिर आपने अपना तैयारी शुरू कैसे करा? मैंने स्टार्ट किया था सर, जो लास्ट अक्टूबर था उसमें मेरे को ये था कि भाई अब मेरे को दिसंबर वाला अटेम्प्ट देना है। तो उस टाइम मेरे पास थे लगभग 1.5 महीना 2 महीना था। तो मैंने सोचा जितने भी हैं, इसमें अपना 100% देते हैं अपन। और फिर उस टाइम मैंने नोट्स वगैरह तो कुछ बनाए नहीं, और बस थोड़ा बहुत यूट्यूब से सिलेबस वगैरह डाउनलोड किया, अपने हाथों से ही पूरा सिलेबस लिखा। मैंने कोई फोटो कॉपी नहीं निकलवाई, क्योंकि ऐसा होता है हम खुद लिखते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में रहता है, अच्छा ये टॉपिक था ये टॉपिक था। और फिर चीजें पढ़ी, पीवाईक्यूज लगाए। लेकिन उस टाइम मेरा नेट रह गया था 2 मार्क्स से। तो फिर जब रिजल्ट आया जैसे दिसंबर जनवरी 19 जनवरी को रिजल्ट आया था, फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट की थी 21 जनवरी से। तब मैंने एकदम डेडिकेटेड, जो ये अटेम्प्ट था मेरा फर्स्ट डेडिकेटेड अटेम्प्ट हम बोल सकते हैं। तो इस बार डेडिकेशन में क्या क्या आपने इंक्लूड करा कि भाई इस बार डेडिकेटेड अटेम्प्ट है तो मैं क्या क्या करूंगी कि हर हाल में मुझे करना ही करना है? तो आपने क्या प्रयास करे, किस तरीके से प्लानिंग करी, क्या टाइम टेबल शेड्यूल, थोड़ा बताएं। कि फाइनेंस जो मैंने कभी नहीं पढ़ा था ना, तो मैंने एमबीए में जैसे एक सब्जेक्ट आता है फाइनेंस का, तो बस इतना ही पढ़ पाई थी। और अकाउंटिंग तो एक अटेम्प्ट देके मेरे को इतना तो पता चल गया था कि फाइनेंस और अटेम्प्ट जो अकाउंटिंग अकाउंटिंग है उसके बीच में से कम 10 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, वरना तो जेआरएफ नहीं हो पाएगा। है ना, क्योंकि जो एचआरएम ओबी और ये इजी तो होते हैं, लेकिन फिर इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी डीप में आते हैं मैनेजमेंट सब्जेक्ट में। तो फिर मैंने स्टार्ट किया जो सबसे हार्ड पॉइंट था, यानी फाइनेंस। मैंने वहां से स्टार्ट किया, अपने नोट्स प्रिपेयर किए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने में मेरे को लग गए 2 2 महीने, पेपर 1 और पेपर 2 के 2 महीने लग गए, 1.5 2 महीने लग गए। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना रिवीजन और पीवाईक्यूज। पहले तो लगाए हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग पीवाईक्यूज, आप यूट्यूब सेशन से लगाए। और कुछ जो बुक में तो वगैरह नहीं मिलते इतने, क्योंकि मैनेजमेंट रेयर सब्जेक्ट और इसका मतलब इतना है नहीं। और फिर जैसे पेपर डाउनलोड कर लिए जितने भी थे 2015 14 तक, और वो फिर डेली डेली एक पेपर प्रीवियस ईयर का मैं लगाती रही। तो मतलब एक रूटीन आपने बना लिया और नोट्स अपने खुद के बनाए। हाँ, नोट्स मैंने अपने खुद के बनाए। ये गलती मैंने दिसंबर वाले अटेम्प्ट में की थी कि मैंने नोट्स नहीं बनाए। और मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो लगाए जरूर थे, लेकिन फिर जो मेरे को आते नहीं थे, जो मैं गलत करी थी, मैंने उनका कोई एनालिसिस नहीं किया। ये ओ, गलती मैंने की। तो फिर फिर जब मैंने ये अटेम्प्ट दिया तो फिर मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी अलग अलग 2 नोटबुक बनाई।
जो मुझे लगता था कि ये टॉपिक नया है और मुझे नहीं आता, तो मैं जैसे डेट लिख देती थी, कोई भी जैसे दिसंबर 2023 का ये पेपर है और इसमें ये नया टॉपिक ऐड ऑन हुआ है जो पेपर में आया है, वो लिख देती थी। और इस पूरी कहानी में आपकी हमसे मुलाकात कब हुई ऑनलाइन? आ, आपकी मुलाकात सर मेरी जैसे सेकंड अटेम्प्ट मैंने स्टार्ट किया था, तब मैंने आईबी के लिए सर्च किया तो मेरे को आपकी वीडियोस मिली इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। तो वहां से मेरे को पता चला अच्छा बायजूस पे ऐसे टीचर पढ़ाते हैं। फिर मैंने जेसी एकेडमी पे काफी सारे वीडियोस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे यूनिट वाइज, उन्होंने मेरी ऐसे हेल्प बहुत ज्यादा हेल्प की, क्योंकि जब हम खुद से लगाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ये होता है कि अच्छा लगा लिया, गलती है ठीक है पता चल गया। लेकिन जब आप वो क्वेश्चंस करवाते हैं तो हमें ये पता चलता है अच्छा हम कहाँ सोचने में गलती कर रहे थे और अच्छा क्या मतलब अप्रोच लगानी होती है कोई क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। वहाँ मतलब आपके वन लाइनर जो क्वेश्चंस थे वो वाले जो थे कि आपने एक बात बोली थी वन लाइनर क्वेश्चन जब आपने वो सेशन स्टार्ट किया था कि इसमें मैं आपको ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ और आप अपने आप सोचो। जब मैं ये कीवर्ड्स आप सोचते हो तो आपके माइंड में जो सबसे पहली चीज क्या आती है वो आप वो वर्ड सोचो आप। फिर जो ऑप्शन होंगे फिर ऑप्शन देखो आप, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। मतलब उसमें बहुत 70% काम वही हो जाता है उस चीज का। वो अप्रोच मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में लगाई थी, तो उससे मेरा एग्जाम भी काफी जल्दी हो गया और ये भी नहीं हुआ कि मैं कहीं पे अटक रही हूँ कि या फिर जो भी है। तो वो क्वेश्चंस करने आ जाते हैं यूट्यूब सेशन से जो आपने करवाए थे वो आपके यूट्यूब सेशन थे जेसी एकेडमी पे वो वाले। चलो ये तो बहुत अच्छा आपने याद दिला दिया कि ये मुझे और भी बोलना पड़ेगा हर बार बच्चों को जब भी मैं क्लास लूँ, क्योंकि थॉट प्रोसेस यही होता है। हम लोग क्या करते हैं जब एज ए स्टूडेंट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, हम सीधा आंसर की तरफ भागते हैं। क्वेश्चंस नहीं देखते, सीधा ऑप्शंस की तरफ भागते हैं और फिर है ना वो टाइम भी ज्यादा लगता है उसमें। और 1 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन में टाइम लग जाता है और हो भी नहीं पाता। तो वो चीज मैंने अपने दिमाग में मतलब उस टाइम बिठा ली थी कि हाँ कीवर्ड्स ऐसे चुनने होते हैं और फिर है ना ये सोचना होता है, ये अप्रोच लगानी होती है, तो मैंने ऐसे फॉलो किया था। चलो बहुत बढ़िया। एग्जामिनेशन वाले दिन मतलब एक तो एग्जाम हुआ फिर कैंसिल हो गया, और उसके बाद जब री एग्जाम हुआ ऑनलाइन, तो जब आप दोबारा री एग्जाम देने गए तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस समय? री एग्जाम देने गए ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा था, लेकिन बस ऐसे हो रहा था कि भाई 2 महीने ज्यादा और हो गए और दिसंबर वाला अटेम्प्ट भी काफी मतलब क्लोज आ रहा है, अभी इसमें भी टाइम नहीं बचेगा, रिजल्ट कब आएगा, बस ये चीजें चल रही थी। और वो तो सुबह सुबह चल रही थी, लेकिन जब एग्जाम से 2-3 घंटे पहले जैसे 2 बजे एग्जाम था, तो बस मैं ये सोच रही थी, मैं कुछ पढ़ा वढ़ा उस टाइम नहीं कि भाई उस टाइम ऐसे लगता है एक टॉपिक पे अगर हम देखते हैं कि ओ ये नहीं आता, जो भी होता है वो हमारे दिमाग में ऐसे चलने लग जाता है। बट मैंने एकदम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मैं बहुत ज्यादा पैनिक कर गई थी कि वो एक क्वेश्चन नहीं आया, तो मैंने सोचा फिर मैंने उसके कारण 2-3 नेक्स्ट क्वेश्चन गलत कर दिए। ये मेरे साथ हुआ, तो मैंने सोचा मेरे को एकदम काम रहना है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से क्वेश्चंस करने हैं। बट पेपर थोड़ा इजी था अगर मतलब दिसंबर वाले पेपर के कंपैरिजन में हम देखें तो। बट मैंने ये सोचा कि मेरे को जितना ज्यादा रहे खुद को ठंडा दिमाग रखना है, काम रहना है, बस यही था उस टाइम तो दिमाग में। तो कट ऑफ भी तो कहाँ गया इस बार जेआरएफ का? हाँ बहुत ज्यादा गया है सर इस बारी, ये तो है। ठीक है। बट तो एग्जाम बहुत इजी था। मतलब जो सेकंड पेपर था वो दिसंबर वाले अटेम्प्ट के कंपैरिजन में बहुत इजी था। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने जो इस बार एग्जाम लिखा, आपने जो स्ट्रैटेजी अपनाई, उसमें से ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको लगता है सबसे ज्यादा आपको हेल्प करी हैं जेआरएफ क्रैक करने के लिए? अगर कोई एक या दो बातें आप बताना चाहो कि ये दो काम मैंने किए जिसकी वजह से मेरे को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा जेआरएफ क्रैक करने के लिए। एक तो सर जैसे मैंने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, उससे क्या होता है सर रियलिटी चेक मिलता है। हम रैंडम कोई भी एमसीक्यूज लगा लें उससे हमें इतना नहीं पता चलता, लेकिन जो पीवाईक्यूज होते हैं उनसे क्या होता है हमें एकदम ऐसे हो जाता है कि अच्छा इस अप्रोच से क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ऐसे मतलब दिमाग घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये ऐसे ऐसे एलिमिनेशन मेथड लगाना आता है जो भी मतलब एक तो टाइम मैनेजमेंट होता है और दूसरा
बहुत अच्छे से वो अप्रोच समझ में आ जाती है कि अच्छा ऐसे करना है। अब की बार मैंने बिल्कुल पैनिक नहीं किया कि वो क्वेश्चन्स आ रहे थे मेरे सामने वन बाय वन, तो मैं उनको ईज़िली मतलब कर पा रही थी। जो मुझे नहीं भी आ रहा था वो उसके लिए मैं ऐसे नहीं थी कि ओहो! क्या होगा? मैं कोई भी कीवर्ड ढूँढने की उसमें कोशिश कर रही थी। तो वो जो पीवाईक्यूज़ लगाने का होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और दूसरी गलती कुछ बच्चे ये कर देते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 को एक साथ लेके नहीं चलते। वो ऐसे करते पहले पेपर 1 कर लेते हैं, फिर पेपर 2 कर लेंगे, नहीं, मैंने ऐसे किया जैसे 8 घंटे पढ़ना है तो 6 घंटे या 5 घंटे पेपर 2 को देने हैं और 3 घंटे फिर पेपर 1 को साथ-साथ देने हैं। क्योंकि ना मार्क्स तो दोनों के साथ में जुड़ते हैं और दोनों ही एक इक्वली इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ से हम ना तो जेआरएफ कर सकते हैं, ना नेट कर सकते हैं। ये मेरी रही स्ट्रैटेजी उस टाइम। और शॉर्ट नोट्स बनाए मैंने, जैसे वो मेरे जो लास्ट के दो डेज़ थे उनमें काफ़ी हेल्प की उन्होंने रिवीज़न करने के लिए। क्योंकि जो डिटेल में नोट्स होते हैं हम उनको इतने बुक काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और उनको रोज़-रोज़ रिवाइज़ नहीं कर सकते। जैसे यूनिट 1 के 4-5 पेजेज़ में मैंने ए1 ए4 शीट ली और उसमें बिल्कुल शॉर्ट-शॉर्ट में जो चीज़ें थी वो मेरे को नहीं आती थी, वो मैंने नोट डाउन कर ली। और ऐसे-ऐसे फिर वो शॉर्ट नोट्स बना दिए, फिर वो उन्होंने काफ़ी हेल्प की। तो बच्चों को शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, मैं तो यही दूँगी क्योंकि रिवीज़न में बहुत हेल्प करते हैं वो। बहुत बढ़िया। तो जिस दिन आपने एग्ज़ाम लिखा, 3 घंटे मिलते हैं अब तो दोनों पेपर 1, पेपर हाँ 2 जी, साथ सर। में करने के। तो आपने वो 3 घंटे कैसे यूटिलाइज़ किए? कुछ प्लान लेके गए थे या ब्लैंक गए थे कि एग्ज़ाम आएगा तभी देखेंगे? नहीं सर, ऐसे कोई प्लान तो मैं करके गई थी। सबसे पहले मैंने डीआई को स्किप किया क्योंकि उसमें टाइम लगता है। वैसे तो मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, डीआई और जो 5-6 क्वेश्चन रीज़निंग मैथ्स के आते हैं मुझे उनमें कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे पता होता है कि हाँ, बिल्कुल ईज़ी है, मैं कर लूँगी। क्योंकि इतना कोई हार्ड आता नहीं है, अगर कोई मैथ्स बैकग्राउंड से है तो बिल्कुल ईज़ी है वो तो। बट मैं इसलिए स्किप करती हूँ क्योंकि उनमें टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज़्यूम हो जाता है। तो मैंने 6 क्वेश्चन से स्टार्ट किया था पेपर 1। पेपर 1 का ये मेरे को ये था कि मेरे को 40 मिनट्स के अंदर-अंदर पेपर 1 करना है विदाउट डीआई। जो भी कम्प्रीहेंशन वगैरह-वगैरह करना है। और फिर जो न्यूमेरिकल्स थे, क्योंकि फाइनेंस में मेरा हाथ थोड़ा तंग है, स्टार्टिंग से ही अकाउंट्स में भी। अब की बार तो 6-7 न्यूमेरिकल थे, उनमें से मैंने 4 न्यूमेरिकल बिल्कुल सही किए हैं, क्योंकि वो थोड़ी है मतलब मैंने बोला था कि स्टार्टिंग मैंने अपनी फाइनेंस ही की थी कि भई। तो कहीं पे मैंने एक बात पढ़ी थी कि अ, जो जो हार्ड थिंग्स होते हैं उनको पहले करना चाहिए, क्योंकि द कोल्ड वाटर डज़न्ट गेट वार्मर इफ यू जंप लेट। तो वो वाली बात है। तो अब की बार क्वेश्चन्स मेरे काफ़ी ठीक हुए हैं फाइनेंस में, 6 में से 7 तो मैंने 7 में से 4 तो मेरे न्यूमेरिकली सही हुए हैं। तो न्यूमेरिकल्स को मैंने रख दिया एक साइड में एक बार तो कि मेरे को ये अभी नहीं करना, मैंने बाद में करूँगी। और जो क्वेश्चन्स दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन्स थे वो सब कर लिए, कम्प्रीहेंशन कर लिया। फिर मैंने डीआई की और वो धीरे-धीरे जो एक-एक क्वेश्चन्स मेरे को नहीं आ रहे थे वो सारे कर लिए। वैसे टाइम भी बच गया था मेरे पास 5 मिनट। तो चलो बहुत ये मेरे को पता था कि न्यूमेरिकल तो अपने को लास्ट में करने हैं और डीआई भी अपने को लास्ट में करनी है। और जो 1-2 क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे वो भी लास्ट में करने हैं। ऐसे कम से कम 10-15 क्वेश्चन्स बच जाते हैं और आधे घंटे का टाइम मेरे पास बच गया था और फिर मैंने वो सब ऐसे-ऐसे कर लिया। तो पेपर 2 के लिए क्या रहा स्ट्रैटेजी? आपने न्यूमेरिकल्स पहले निपटा लिए और बाकी के अ, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, हाँ, वो मैंने बाद में किए। तो ये तरीका आपको फ़ायदा दे गया मतलब। हाँ, बिल्कुल बहुत सारा फ़ायदा दे के गया। और ऐसे होता है कि मैं कई बार क्या होता है पैनिक कर जाते हैं, जो चीज़ हमें नहीं आती ना वो देख के मैं तो सभी को यही बोलती हूँ, जो भी अब मेरे से पूछता है कि भई कैसे-कैसे करें, तो मैं ये बोलती हूँ जो ये गलती मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी कि एक क्वेश्चन ये तो टॉपिक मैंने अपनी पूरे टाइम ही अपने एग्ज़ाम में कभी या जो प्रिपरेशन है उसके दौरान मैंने कभी देखा नहीं, ये टॉपिक क्या टॉपिक था और उससे क्वेश्चन आ रहा है। उसके चक्कर में हम नेक्स्ट 2 दिन क्वेश्चंस बिना थॉटफुली वो गलत क किए जाते हैं। तो ये गलती मैंने अब की बार नहीं की, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी। हुँ, नहीं बहुत अच्छा। अच्छा अब ये बताओ कि जो अब दिसंबर अटेम्प्ट होने वाला है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे यस इस सर। एग्ज़ाम को लिखेंगे, राइट? हाँ जी सर। तो उनके लिए आपके क्या टिप्स हैं? उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि किस तरीके से वो प्रोसीड करें? तो सर मैं बेसिक थी तो ये बता दूँ कि अगर कोई बिगिनर है तो वो स्टार्ट करे ईज़ी से,
कि भई जो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है वो उससे स्टार्ट करे, क्योंकि उससे उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा उसमें। और अगर कोई रिपीट कर रहा है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम दे रहा है, तो वो अपनी जो जो उसका वीक एरिया है उससे स्टार्ट करे। तो उससे क्या होगा, वो जो उसमें जो गलतियाँ वो पिछले साल या साइकिल में कर रहा है, वो अब की बार नहीं करेगा। ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उसमें। ये क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि ठीक है, हार्ड है तो कोई नहीं, एग्ज़ाम पास आएगा तब देख लेंगे, तब देख लेंगे, और फिर वो रह जाता है। इसलिए जो वीक एरिया, वो जो रिपीटर है, उनको सबसे पहले वो उसका अपने उस पे ध्यान देना चाहिए, वो गलतियाँ सुधारनी चाहिए। और कितने यूनिट्स बहुत अच्छे से करके जाने चाहिए, जैसे कि 10 यूनिट पेपर 1 के हैं, 10 यूनिट पेपर 2 के हैं। हर किसी का सब कुछ स्ट्रांग नहीं होता। जैसे आपने बोला कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि आपका फाइनेंस वाला पोर्शन उतना स्ट्रांग नहीं है। तो हाँ आपके जी हिसाब सर। से कितने यूनिट्स या पूरे करने चाहिए या कुछ यूनिट्स छोड़ सकते हैं, मतलब क्या बैलेंस मेंटेन करना चाहिए? अ, 8 यूनिट तो कम से कम पेपर 2 में एकदम आपको अच्छे से आनी चाहिए। और पेपर 1 में मेरे को पीडी में थोड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी था और इतना टाइम मैं उसको दे नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसा होता है 5 में से 3 क्वेश्चन तो फिर भी बन जाते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन तो फिर बनते ही नहीं है पीडी के। मेरे साथ ये काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो पेपर 1 में आप या 8 या 9 यूनिट्स इतनी करके जाएँ पेपर 1 में, और पेपर 2 में आप 8 यूनिट्स भी अगर अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। बट ये नहीं है कि जो 2 यूनिट्स हैं आप उनको बिल्कुल ही छोड़ के जाओ। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, मेरे को फाइनेंस में न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होती थी, थ्योरेटिकल तो मैं फिर भी कर लेती थी। लेकिन थ्योरेटिकल मैंने छोड़ा नहीं, मैंने उसको मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की। तो उसमें से ऐसे हो कि भई अगर 5 क्वेश्चन आए तो 2 तो कम से कम अपने ठीक हो जाएँ। तो ये था हम्म। सर। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे क्या प्लान है बेटा? आगे क्या करने का आगे सोच सर, रहे हो? अभी तो सर पीएचडी करने का सोच रही हूँ। तो कहीं फॉर्म वगैरह अब आ रहे हैं, फिल करोगे या अभी रुकोगे जनवरी तक? हाँ, जनवरी तक सर अभी मैं थोड़ा सर्च करना चाहती हूँ, बिकॉज़ मेरे फैमिली में और इतना कोई है नहीं इस फ़ील्ड में, तो मैं खुद थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहती हूँ कि भई मैं क्या रिसर्च सब टॉपिक अपना चूज़ करूँ, भई कौन-सा इंस्टीट्यूट बढ़िया रहेगा। ये सब अभी अभी मैं सोच रही हूँ, कर रही हूँ डेली। ये तो 2-3 घंटे इसमें सर्च में चले जाते हैं ऐसे। नहीं, ठीक है, सही जा रहे हो बेटा। किसी से इनपुट लेने से पहले खुद का रिसर्च जब रहेगा ना, खुद आप अपना हाँ होमवर्क जी। करके जाओगे तो आप सही समझ भी पाओगे और वो आप सही तरीके से डिसाइड भी कर पाओगे। बिल्कुल सही जा रहे हो आप, एकदम सही तरीका है इसको करने का। हाँ, तो यही मेरे साथ मेरी प्रिपरेशन जो नेट जेआरएफ की जर्नी रही, उसमें भी सेम यही हुआ कि कोई है नहीं मेरी फैमिली में इस फील्ड में जो मुझे गाइड कर सके, और ना मेरे जो साथ के स्टूडेंट्स हैं वो, मैं आपने बताया जैसे सभी कॉर्पोरेट जॉब्स वगैरह की तरफ जाते हैं। तो मैंने धीरे-धीरे जो चीज़ें खुद से कलेक्ट करना स्टार्ट की, कभी गूगल से, कभी यूट्यूब से, धीरे-धीरे जो मतलब वो बूँद-बूँद से घड़ा बढ़ता गया। अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस, अगर मेरे से कोई पूछे, कोई स्टूडेंट पूछे कि भई कैसे करना है कोमल, तो मैं उसको मतलब एकदम अच्छे से बता सकती हूँ कि मैंने खुद से वो सब कुछ अपना जो इनपुट है वो इकट्ठा किया है। हाँ, चाहे तो जेआरएफ का हो। ये भी हाँ, बहुत अच्छा है, आप खुद से सीखे हो। आप देखो ये भी कर सकते हो कि आप दिल्ली और हरियाणा के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का एक लिस्ट निकाल सकते हो, जो जितने हाँ। कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ पीएचडी ऑफर कर रहे हो मैनेजमेंट में। हाँ जी सर। हाँ, ये मैंने किया है अपनी, जो मैंने रिसर्च जो भी मैंने पीएचडी के लिए अपनी एक अलग से नोटबुक रख रखी है, उसमें सबसे पहले तो मैंने इंस्टीट्यूट लिखे थे, फिर मैंने सोचा था कि भई रिसर्च टॉपिक किस टाइप का होना चाहिए, और अभी मैं उसमें टॉपिक्स लिखे जा रही हूँ कि भई कम से कम भी 5-10 टॉपिक्स मैंने ऐसे ढूँढ के निकाले हैं कि भई हाँ, इनसे कर सकते हैं, इनसे कर सकते हैं। उनमें से रोज़ एक पे डेली आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ, रिसर्च आर्टिकल्स, फिर ये बस ये अभी चल रहा है कि हाँ, कहीं किस फिर टॉपिक में अगर मैं जाऊँ तो ज़्यादा मतलब मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ, कि इसमें इंडिया में रिसर्च कम हुई है। तो ये सब अभी चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और आपसे बात करके मज़ा आ गया। और मुझे बात करके ना आपसे बिल्कुल ऐसा फ़ील आ रहा है कि मैं बहुत ही अच्छे पढ़ने वाले अच्छे बच्चे से बात कर रहा हूँ। जो हमारे अ, क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो हम चाहते हैं कि क्लास में सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो हमारे। और अगर सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो जाते हैं तो क्लास का लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है।
तो आप वो वाले स्टूडेंट हो सर हमारे। ऐसे ही है। आपके स्टूडेंट्स रियली काफ़ी अच्छे हैं। एक आराधना टगोत्रा नाम की दीदी हैं, उन्होंने मेरे को मेरी काफ़ी हेल्प की है। उन्होंने वैसे तो इतना तो टाइम नहीं होता क्योंकि वो भी मेरे साथ अटेम्प्ट दे रही थी, लेकिन मैं उनसे जैसे पूछती थी कि दीदी क्या कर सकते हैं? क्योंकि एक बार जैसे मेरा फर्स्ट जो अटेम्प्ट का रिजल्ट आया, तो आई वाज़ ब्लैंक, मैं काफ़ी रोई क्योंकि वो एक क्लोज़ मिस होता है, उसमें आप काफ़ी मतलब हार्ट ब्रेकिंग होता है वो। तो मैंने उनसे पूछा कि बताओ दीदी क्या-क्या कर सकती हूँ? जैसे टेलीग्राम पे मेरे से मैं उनसे कॉन्टैक्ट में आई थी, तो उन्होंने एकदम पीसफुली कि कोई नहीं बच्चे नेक्स्ट में हो जाएगा, अब की बार फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने 2 मार्क्स से रही है, अब की बार तो तू कर ही लेगी जेआरएफ। तो उन्होंने भी मतलब काफ़ी अच्छी हैं वो भी, उनका कंट्रीब्यूशन मैं देना चाहूँगी इधर कि उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है उस चीज़ में। एक मोटिवेशन है, कोई आपको ये बोल देता है ना कि कोई नहीं बेटा तू कर लेगी। जैसे जब रिजल्ट आया तो मेरे पापा ने भी मेरे को यही बोला था, अरे 2 नंबर से ही तो रही है, कोई ना तू कर लेगी। तो ये काफ़ी ये एक लाइन है, लेकिन आपके अंदर वो आप वो जो इमोशंस हैं वो सारे शो करके आपको ऐसे होता है कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगी। जब पेरेंट्स बोल रहे हैं, जब जो कोई हमें जानता नहीं, जो हमारे आस-पास से नहीं है वो बोल रहा है, तो काफ़ी इसमें मोटिवेशन आता है इस चीज़ का। और मैं तो ये कोशिश करती हूँ भी कोई मेरे से पूछे तो मैं सेम उसकी ऐसे ही वे में हेल्प कर सकूँ जैसे भई किसी ने मेरी हेल्प की है। तो बस यही बात है सर। चलो बहुत अच्छा। और हमारी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और ब्लेसिंग्स। आप अच्छा थैंक यू करें, सो मच बहुत सर। बहुत आगे जाएँ, रिसर्च में अच्छे से कंट्रीब्यूट करें और खूब नाम कमाएँ। हाँ, थैंक यू सो मच सर। चलिए, हमारी तरफ से अपने परिवार वालों को भी बधाई दीजिएगा और मिलते हैं फिर कभी मिलना होगा तो मिलेंगे, ठीक है? हाँ, बिल्कुल सर। चल ठीक है थैंक सर। यू बेटा, थैंक यू सो मच। ओके सर।